हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साईगोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, पिछली कुछ क्लासेस से हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि जल्दी आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें आपको सभी एग्ज़ाम्स की डिटेल्स जानने को मिलेंगी। आज मैं उसी वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको प्री फाउंडेशन हेल्प करता है। यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपसे जो भी क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो NCERT के सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। तो फिर प्री फाउंडेशन क्यों कंपलसरी है या प्री फाउंडेशन की आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है, तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको NCERT से सब कुछ समझने को मिल जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप वहाँ से अगर आपने डिटेलिंग में पढ़ा होगा तो आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर प्री फाउंडेशन किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, तो ये देखो कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जिस तरीके से आप अभी तक एग्ज़ाम में अपीयर होते आए हो, आपको क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उस तरीके से नहीं पूछे जाते, नहीं आपको उतना टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझाया जाता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको किस तरीके से सोल्व करना है, साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट करते हुए भी चलना है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो यहाँ पर यह है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि आप से जो भी अब तक आपने एग्ज़ाम दिए होंगे वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछे जाते हैं कि जैसे आपको कोई टॉपिक है उसी से रिलेटेड डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सोल्व करने को दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को और दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को मिक्स्ड कर दिया जाता है, यानी कि लॉजिक एक टॉपिक का होगा और क्वेश्चन दूसरे टॉपिक का होगा। तो यहाँ पर आपको दूसरा लॉजिक्स का भी ध्यान रखना होता है। आपको यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स के जो लॉजिक्स होंगे उनको दूसरे टॉपिक में यूज़ करना आना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये प्रिपेयर करता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्स के लिए लिखा हुआ है IMO इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, उसके बाद सेकंड लिखा हुआ है NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, फिर KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी और JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड अदर्स में आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए या गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है उन एग्ज़ाम्स में भी मैथ्स या जो भी आपको यहाँ पर प्री फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैथमेटिक्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट, वो किस तरीके से आपको इन सभी एग्ज़ाम्स में हेल्प करता है। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैथ का यूज़ क्या है, कितना वेटेज होता है। तो इसके लिए देखो कि यहाँ पर जो आपका IMO है वो तो फुली मैथ पर ही बेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर तो इसका नाम ही क्या है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें कि वेटेज कितना होता है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि पहले तो हम बात करें टोटल मार्क्स कितने का होगा। उसमें मैथ्स के मार्क्स कितने होंगे, और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो परसेंटेज वाइज कितने होंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने सबसे पहला क्या है, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। तो इसमें देखो आपके 2 पेपर होंगे अलग अलग, उसके बारे में हम अभी और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उनका क्या लेवल होता है। लेकिन यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, दोनों ही अलग अलग डे होंगे, यानी कि एक लेवल 1 होगा एक लेवल 2 होगा। दोनों ही जो पेपर होंगे वो आपके कितने होंगे, 60 मिनट के पेपर, 60 मार्क्स के पेपर होंगे। कितने के होंगे, 60 मार्क्स के। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, टोटल मार्क्स नीचे, टोटल कितने का होगा, 60 मार्क्स। ठीक है, इसमें जो मैथ्स के होंगे वो 45
और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि कितने परसेंट मार्क्स हो गए, ये हो गया आपका 75%। और साथ में ये ध्यान रखना जो 25% बच गया उसमें भी आपकी कई क्वेश्चंस में आपकी जो मैथ है वो हेल्प करता है। ठीक है, अब हम दूसरे पर चलते हैं। कौन सा है हमारे पास? NTSC। तो NTSC के लिए देखो यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो 2 स्टेजेज में होगा। दोनों ही स्टेज आपके 200 मार्क्स के होंगे। दोनों स्टेज कितने मार्क्स के होंगे? 200 मार्क्स के। इसमें से जो आपका मैथ्स होगा वो 20 मार्क्स का होगा और ये होगा आपका 10%। इसके अलावा भी कुछ जो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है इसमें, उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी आपकी मैथ्स काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद हम चले आगे तो KVPY। तो KVPY में देखो आप यहाँ पर आपके जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे और उसमें से जो मैथ्स के मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 25। और इसका वेटेज कितना हो गया? 25%। अब इसमें भी आपको 3 डिफरेंट लेवल पर एग्ज़ाम होता है। तो जो आपका 11th के साथ आप अपेयर करते हो तब तो आपका 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका 160 मार्क्स का होता है, उसमें से आपके 40 मार्क्स मैथ्स के होते हैं और ये भी आपका कितना हो गया? 25%। लेकिन यहाँ पर 25% 160 के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन आपको यहाँ पर केवल 3 ही सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको 3 ही सब्जेक्ट चूज करनी होती हैं। आपको एक सब्जेक्ट रिमेनिंग रखनी होती है। ठीक है, तो आपका टोटल मार्क्स हो जाता है उस केस में यहाँ से आपको जो होगा वो 120। तो 120 के अकॉर्डिंग आप जब 40 देखोगे तो वो आपका होता है 33.33%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी? IMO की, KVPY की, NTSC की। अब बात करें NDA की। तो NDA आपका होता है 900 मार्क्स का। NDA आपका होगा 900 मार्क्स, उसमें से आपके मैथ्स के होंगे 300। तो यहाँ पर जब आप इसको देखोगे तो कितना परसेंट हो गया? ये भी आपका हो गया 33.33%। क्लियर? इसके बाद देखो आप JEE। तो JEE में आपका होता है 360, उसमें से आपके 120 मार्क्स इसके होंगे। तो ये हो गया आपका 33.33%। पिछले कुछ साल में इसका पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तब भी आपका जो परसेंटेज मार्क्स होंगे वो 33.33% मार्क्स होंगे। इसमें भी आपको जैसे मेन और एडवांस 2 डिफरेंट लेवल पर ये एग्ज़ाम होती है। एक होती है मेंस और एक होती है एडवांस्ड। तो दोनों में जो मैथ का वेटेज होगा वो 33.33% होगा। यहाँ पर जो ये टोटल मार्क्स होते हैं ये चेंज हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मार्क्स होंगे वो चेंज होंगे और आपको जो वेटेज होगा वो 33.33। अब हम अदर्स एग्ज़ाम्स की बात करें तो जो भी आपकी स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है या नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो उनमें भी मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आपका 30% मार्क्स होता है वो मैथ से रिलेटेड होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको प्री फाउंडेशन में जो मैथ्स आप पढ़ने वाले हो वो कितना हेल्प करने वाली है। आपको सभी जगह आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस में भी मोर देन 1 करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन आपको मिले, लेकिन मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और उन्हीं की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे प्री फाउंडेशन में। इसके बाद देखो हमारे पास कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो IMO है इसका पैटर्न क्या होता है, NTSC का पैटर्न क्या होता है या KVPY का पैटर्न क्या होता है। तो वो समझने की कोशिश करें तो ये देखो, पहले हम IMO की बात कर लेते हैं। तो IMO में आपके 2 डिफरेंट लेवल होंगे। यहाँ पर आपका होगा लेवल 1 एंड लेवल
तो आपका लेवल 1 जो होगा वो आपका होगा स्कूल लेवल पर होगा, और जो लेवल 2 होता है वो फिर आपका डिफरेंट जो जोन लेवल होता है वहाँ पर होता है। आपको अलग से ये वाला एग्ज़ाम आपका स्कूल के अंदर ही होगा, ये वाला आपको सेंट्रल रोड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब यहाँ पर देखो कि लेवल 1 में तो कोई भी अपीयर हो सकता है, ठीक है, क्लास वाइज होता है, तो जैसे 1 to 12 जो भी क्लास होंगे वो आप अपीयर हो सकते हो। लेकिन लेवल 2 के लिए फिर यहाँ से जो लेवल 1 को पास करते हैं वो लेवल 2 में जाते हैं, ठीक है। तो जो लेवल 1 होगा वो आपका एलिजिबिलिटी क्या है कि आप उसी क्लास में हो, जैसे मान लो 1 to 12 जिस क्लास में होंगे आप उसी क्लास के ओलंपियाड्स के लिए अपीयर कर सकते हो, और उसमें भी आपको जो पेपर होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अपीयर हो सकता है, वो हिंदी मीडियम से भी हो सकता है, लेकिन उसको पेपर कैसे देना होगा, इंग्लिश मीडियम में। सेकंड देखो कि अब आप लेवल 1 क्लियर करने के बाद लेवल 2 में कैसे पहुँचते हो। तो इसके लिए 3 डिफरेंट कंडीशन होती है। एक तो आप जैसे लेवल 1 में जो टॉप 5% हो उनमें आ जाओ तो आप लेवल 2 दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो अगर मान लो कोई जोनल या कोई स्कूल उसके बच्चे काफ़ी वीक हैं, तो उनमें से भी कोई भी 1 या 2 बच्चे ऐसे हो जिनको चांस मिले, तो उसके लिए भी यहाँ पर फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो जोन वाइज जो टॉप 25 स्टूडेंट होते हैं, या तो वो इनमें आ ही जाए जो 5% है, इनमें अगर ये टॉप 25 आ जाते हैं तब तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर मान लो 20 बच्चे ही ऐसे हैं जो इसमें आ रहे हो, इस कैटेगरी में आ रहे हो, तो जो 5 और बच्चे होंगे वो फिर जो टॉप 25 में शामिल होंगे उनको फिर यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस स्कूल के अंदर जो टॉपर बच्चे होंगे अपनी अपनी क्लास में, ठीक है, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा अगर वो इस 5% में नहीं आ पाते तब। और उसके लिए भी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो क्या है कि स्कूल में कम से कम 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है। और अगर 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है उसके बाद भी एक कंडीशन रहती है कि मिनिमम 50% स्कोर इस टॉपर वाले स्टूडेंट ने अचीव किया हो, तभी वो इस सेकंड लेवल के एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करोगे और किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पर पहुंचोगे। अब ये देखते हैं कि पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न दोनों ही जो लेवल होंगे उनका सिमिलर होगा। सिमिलर कैसे होगा कि आपको जो पेपर होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। यहाँ पर आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे एवरीडे मैथमेटिक्स से, और फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो अचीवर्स सेक्शन। तो यहाँ पर देखो कि डिफरेंस क्या है इनमें। पहले तो ये देखो कि इनका वेटेज कैसे कैसे है। ये आपका होगा 15 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर आपके होंगे 20 क्वेश्चंस, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस, और यहाँ पर होंगे आपके 5 क्वेश्चंस। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये 1 मार्क्स के होते हैं और ये 3 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो वेटेज होता है वो कितना होता है 60 मार्क्स, और इसके लिए जो टाइम होता है वो भी कितना होता है 60 मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि जो आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आप कोई भी 4 डिफरेंट फिगर दे दिया जाए और उनमें बोले कि इनमें से डिफरेंट वाला फिगर कौन सा है, यानी कि अलग अलग आपको डिफरेंट फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनमें से
जो 3 फिगर्स होंगे उनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी होगी, और फोर्थ वाला ऐसा होगा जो इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा उसको चूज़ करना पूछ लिया, या किसी रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, जैसे डिफरेंट रिलेशन दे दे कि किसी के लिए बोल दिया जाए कि ये इसका फादर या सन या फिर डॉटर, इस टाइप के जो आपको रिलेशंस होंगे वो दे दिए जाएं, जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वहाँ पर आपको कुछ मैथमेटिक्स के जो सीरीज होंगी उनके क्वेश्चन दे दिए जाए, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए 2 4 6, इसके बाद कौन सा डिजिट आएगा, तो आपको एनालिसिस करके देखना होता है कि कौन सा डिजिट आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी लॉजिकल रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा था कि इसमें भी कुछ वेटेज मैथ का होता है। ठीक है, अब मैथमेटिकल रीजनिंग में जो भी आप डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ते आए हो, कि जैसे मान लो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलजेब्रा वाले टॉपिक्स हो गए, या फिर आपके ट्रिगोनोमेट्री के टॉपिक्स हो गए, जियोमेट्री के टॉपिक्स हो गए, उनसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाए जो उनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, वो आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में। फिर आता है आपका एवरीडे मैथमेटिक्स। तो एवरीडे मैथमेटिक्स में क्या होगा कि जैसे आप से कोई भी आप डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हो उससे बेस्ड क्वेश्चन हो। जैसे मान लो आप किसी शॉप पर जाते हो और वहाँ से कुछ सामान खरीदते हो, तो आपको कितना पे करना है। ठीक है, आप किसी से पैसे लेते हो तो अगर उस पर इंटरेस्ट देना है तो कितना इंटरेस्ट देना है। ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी आपकी डेली लाइफ में होती है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वो किस में होते हैं? एवरीडे मैथमेटिक्स में। जहाँ पर इसके लिए आप बोल सकते हो कि आपको जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर वर्ड्स प्रॉब्लम दी हुई होती है, एक वर्ड्स में जो प्रॉब्लम लिखी हुई होगी आपको उसको समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो अचीवर्ड सेक्शन में क्या होता है कि आपको डिफरेंट टॉपिक्स के लॉजिक्स को मिक्स्ड करके क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। यहाँ पर मान लो आपको अलजेब्रा करना है और आप उसमें ट्रिगोनोमेट्री के टॉपिक्स को यूज़ कर रहे हो, या फिर आप जो अरिथमेटिक के जो पॉइंट्स हैं उनको यूज़ करके आप अलजेब्रा को सोल्व कर रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे को मालूम है 1 + 1 2 होते हैं, लेकिन x + x कितना होगा, तो मेरे को यहाँ से पता है कि 1 + 1 2 होते हैं, तो x + x कितना होगा? 2x। तो ये एक प्रकार से अरिथमेटिक का यूज़ कहाँ पे हो रहा है? अलजेब्रा में। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके अचीवर सेक्शन में। इनके बारे में हम डिफरेंट टाइम पे डिस्कस करते रहेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए अभी तक प्रीवियस एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये हो गया आपका IMO का पैटर्न। अब बात करें हम किसकी? यहाँ पर देखो हम बात करते हैं अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, पहले इसमें ये और देख लो कि इसके जो अवार्ड्स होते हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं, आपको क्या बेनिफिट है इसके। तो इसमें देखो जो IMO में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं तो वो 2 डिफरेंट लेवल्स पर अवार्ड दिए जाते हैं आपको। पहला होता है आपका जो मतलब एक प्रकार से ऑल इंडिया लेवल पर जो रैंक होगी, या जो टोटल जितने पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से जो रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग 1st, 2nd एंड 3rd इनको क्या क्या दिया जाएगा? इनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड 3rd वाले को ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा जो इसे जो प्राइज़ मनी दी जाएगी वो 50,000, इसको होगी वो 25,000 और 3rd वाले के लिए होगी 10,000। इसके अलावा इनको जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे वो सर्टिफिकेट यहाँ पर इन तीनों को दिए जाएंगे, और वो सर्टिफिकेट किसके ऊपर बेस्ड होंगे कि आपने नेशनल लेवल पर एक अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके जो आगे अवार्ड्स हैं वो आपको दिए जाते हैं जोन वाइज। तो जोन वाइज भी आपको सिमिलरली 1st, 2nd एंड 3rd अवार्ड होंगे। तो यहाँ पर जो बाकी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तो होंगे ही, उसके अलावा यहाँ पर जो प्राइज़ मनी होगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 5,000, 2,500 एंड 1,000।
इसके आगे भी जैसे 4th रैंक से 9th रैंक तक वालों को 1000 रुपीज़ वर्थ के गिफ्ट दिए जाते हैं। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट होते हैं वो सभी के लिए होते हैं यहाँ पर। कुछ के लिए पार्टिसिपेट के सर्टिफिकेट होते हैं तो कुछ के लिए एक्सीलेंसी के सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको स्कूल लेवल पर भी आपको अलग अलग गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल के नाम से दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं NTSC एग्ज़ाम की। तो देखो NTSC एग्ज़ाम होती है, उसमें आपके 2 डिफरेंट स्टेज होंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई कितने भी स्टूडेंट यहाँ पर नॉर्मली 12 to 13 लाख या 15 लाख के आसपास बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं NTSC में। उसमें से 5000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, किसके लिए? सेकेंड स्टेज के लिए, ओनली 5000 स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पर देखो पैटर्न क्या होता है, यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट पार्ट्स में पेपर मिलेगा, यानी कि एक साथ आपके स्टेज 1 में भी आपके 2 पेपर होंगे और स्टेज 2 में भी आपके क्या होंगे? 2 पेपर होंगे। यहाँ पर जो MAT लिखा हुआ इसका मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और जो दूसरा है SAT इसका मतलब है स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। अब इसके अंदर देखो आपके 100 क्वेश्चन होंगे एंड 100 मार्क्स होंगे, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी के इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का यूज़ होगा, ठीक है। और ये वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 100 मार्क्स के होंगे, जिनमें से जो 40 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? साइंस के। फिर आपके 40 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? सोशल साइंस के। और जो 20 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? मैथमेटिक्स के। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या किया जाता है कि इसमें से 1000 स्टूडेंट्स को इसमें से क्या किया जाता है? सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ से क्या किया जाता है? 1000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। किस चीज़ के लिए? कि इनको स्कॉलरशिप दी जाती है। अब वो स्कॉलरशिप किस हिसाब से दी जाती है कि यहाँ पर एक तो आप ये एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट कब होती है? 10th के साथ। तो आप जब 11th और 12th में होते हो उस टाइम जो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है वो दी जाती है 1250 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। इसके बाद जब आप कॉलेज में जाते हो तब आपको स्कॉलरशिप दी जाती है 2000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। इसके अलावा आपको अलग अलग जो रिसर्च में भी आपको जो अलग अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलता है कि इसका NTSC का। आप इसके बाद में PhD करना चाहो तो उसके लिए जो UGC के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। तो यह है इसके बेनिफिट्स और इस तरीके से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अब बात करें KVPY की। तो यहाँ पर देखो KVPY में क्या होगा, KVPY में पहले बात तो 3 डिफरेंट लेवल होते हैं। एक आप 11th के साथ देते हो जिसके लिए टर्म यूज़ होता है ऐसे, फिर आप 12th के साथ देते हो SX, और आप फर्स्ट ईयर कॉलेज के साथ देते हो SB। 11th 12th एंड फर्स्ट ईयर कॉलेज।
इसमें आपको 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर देने होते हैं। 4 डिफरेंट सब्जेक्ट में कौन कौन से आ गए आपका? मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको चारों ही आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। बाकी के जो दोनों होंगे इनमें आपको 3 ही सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने होते हैं, इसमें आपको चारों सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 10th लेवल के होंगे। 10th लेवल में आप साइंस पढ़ते हो, जिसमें मैथ्स भी आती है, फिजिक्स भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, सब कुछ आता है। तो ये सभी कितने मार्क्स के होते हैं? तो मार्क्स कुछ इस तरीके से होते हैं, 25 ये 25 ये 25 ये 25 ये, टोटल आपको 100 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखो, जैसे ये 25 का है तो इसमें आपके 15 जो क्वेश्चन होंगे वो तो होंगे 1 मार्क्स के, और जो आपके 5 क्वेश्चन होंगे वो होंगे 2 मार्क्स के। और साथ में अभी तक जिन पेपर्स की बात कर रहे थे हम, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें क्या होता है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कितनी होती है? 1/4, यानी कि अगर 1 मार्क्स का तो उसमें 0.25 मार्क्स कटेंगे आपके, और अगर 2 मार्क्स का तो उसमें 0.5 मार्क्स कटेंगे अगर आप रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट करते हो, ठीक है। तो ये कितना हो गए? 100 मार्क्स के। ये वाले जो होंगे यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने होंगे, और सभी सब्जेक्ट 40-40 मार्क्स के होंगे। वैसे यहाँ पर 40-40 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट 4 डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 3 सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर हो गए 120, और अगर टोटल देखा जाए तो 160, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न होता है जो SB फर्स्ट ईयर वो कॉलेज वाला होता है। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो किस तरीके से हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें ये और जानने की कोशिश करते हैं कि अपीयर कौन कौन हो सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। तो पार्टिसिपेट करने के इसके लिए रूल है थोड़े, अभी तक जितने एग्जाम की बात की है उनमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें देखो, जिसने 10th क्लास में मिनिमम 75% मार्क्स मैथ्स एंड साइंस में अचीव किए हो, वही इसमें क्या हो सकता है? अपीयर हो सकता है। किसमें? 11th वाले में। 12th वाले में ये कंडीशन तो आपको फुलफिल करनी ही होगी। इसके अलावा आपकी जो 11th क्लास होगी उसमें जो मैथ और साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, यानी जो PCM या PCB जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, उनमें आपका जो मिनिमम होना चाहिए वो 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली आपको कॉलेज वाले के लिए आपको 11th के साथ साथ आपको 12th क्लास में भी 60% मार्क्स आपको मिलने चाहिए। इसके अलावा भी आप जैसे फर्स्ट ईयर के साथ देते हो तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद भी जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको इसके बेनिफिट्स के लिए हर बार एग्ज़ाम में अबाउट 60% मार्क्स आपको PCM या PCB में लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके लिए जो स्कॉलरशिप है वो कैसी कैसी है? जब आप बैचलर कोर्स करते हो, BSc या मास्टर कोर्स करते हो, MSc वगैरह, तो इस टाइम आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको मिलते हैं 5000 पर मंथ, और इसके अलावा आपको 20,000 पर ईयर की ग्रांट अलग से मिलती है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। इस केस में आपको 7,000 पर मंथ, और यहाँ पर आपको 28,000 की जो ग्रांट है वो अलग से मिलती है, ठीक है। और बाकी की जैसे आपकी एग्ज़ाम हो गई NDA या फिर आपकी जो JEE की एग्ज़ाम थी, और साथ में जो डिफरेंट अदर एग्ज़ाम थी, तो उनमें क्या होता है कि वो आपकी सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम होती है, वो आपकी स्कॉलरशिप के लिए या किसी अवार्ड के लिए एग्ज़ाम नहीं होती, वो आपकी किसके लिए होती है? सिलेक्शन के लिए। उसके बारे में हम बता ही चुके कि उसमें मैथ्स का वेटेज कितना होगा, पहले डिस्कस कर चुके। तो अभी उसके बारे में और डिटेल से हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी JEE NDA की, इनमें आपका जो सिलेबस भी होता है वो 11th 12th के लेवल का होता है, तो उसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे।
अभी आपके लिए जो डिटेल हमने बताई है, जो डिटेल बताई है वो आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। साथ में ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है डिटेल। आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में अपीयर होना है, क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके या किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर बताना कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।